भाई आज का टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। जरा ध्यान से समझिएगा व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। व्हीटस्टोन ब्रिज में उन्होंने क्या लिया, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस यहां और एक रेजिस्टेंस यहां है। उन्होंने सबसे पहले 4 रेजिस्टेंस लिए थे और उनकी नेमिंग कुछ इस तरीके से की थी, PQRS। उन्होंने कहा अगर आप 4 रेजिस्टेंसेस लोगे और चारों रेजिस्टेंसेस को एक ब्रिज की फॉर्म में आप सेट कर दोगे जिस तरीके से मैंने आपको फिगर में दिखाया है, और उसके बाद आप इससे एक EMF सोर्स कनेक्ट करोगे, मतलब सेल या बैटरी, जिसके साथ एक परमानेंट की कनेक्ट होगी, इसे आप K मान लीजिएगा। एक गैल्वेनोमीटर यहां कनेक्ट होगा जो एक टेपिंग की के साथ है, जिसे आप K डैश मान लेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज के मुताबिक यह है कि अगर आप इस टेपिंग की को क्लोज करते हैं और तब भी गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट 0 हो, समझिएगा जरा बहुत ध्यान से मैंने क्या कहा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 4 रेजिस्टेंसेस रखने हैं, जो 4 रेजिस्टेंसेस PQRS हैं, एक ब्रिज की फॉर्म में कनेक्ट, जैसे कि मैंने फिगर में दिखाया है। फिर चारों रेजिस्टेंसेस के बीच मैंने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, जिसे एक टेपिंग की से कनेक्ट किया, और एक सोर्स ऑफ EMF को, जिसका वोल्टेज या EMF मैक्सिमम E है, उसे एक मैंने परमानेंट की से कनेक्ट किया। इस सर्किट को आप एक्सिलरी सर्किट बोलते हैं, जिसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं, रेजिस्टेंस, परमानेंट की, टेपिंग की, ये जो सब हर चीज होगी उसे आप क्या कहेंगे, एक्सिलरी सर्किट। तो अगर एक एक्सिलरी सर्किट के अंदर 4 रेजिस्टेंसेस एक ब्रिज की फॉर्म में है, जैसे कि मैंने फिगर में दिखाया है, और एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, और गैल्वेनोमीटर एक टेपिंग की से कनेक्ट है, अगर तब उस कंडीशन में आप टेपिंग की को क्लोज कर देते हैं और फिर भी गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई डिफ्लेक्शन पैदा नहीं होती, मतलब करंट इन गैल्वेनोमीटर 0 होता है, तब उस कंडीशन में P/Q = R/S के बराबर होता है। और वाइस वर्सा, अगर पहले ये कंडीशन आपको कहीं दिखाई देती है, फॉर एग्जांपल आपको ये कह दिया गया एक रेजिस्टेंस ये, एक ये, और एक रेजिस्टेंस ये, और एक रेजिस्टेंस ये 1, ये 2, ये 3, और 6, तो जरा ध्यान दीजिएगा 1/2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1/2। तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये हो गया। तो 100% अगर यहाँ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होगा तो उसके अंदर करंट कितना होगा, 0। तो आप ध्यान रखेंगे अगर गैल्वेनोमीटर में या बीच में कोई रेजिस्टेंस है, इसमें अगर करंट 0 है तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये होगा। अगर ऐसा है कि ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये है तो 101% बीच में करंट 0 होगा। तो ये थी आपके पास एक बैलेंस और ब्रिज बैलेंस कंडीशन, मतलब नल डिफ्लेक्शन बैलेंस और ब्रिज बैलेंस कंडीशन। तो आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आएगा इस पर रिलेटेड कि जो आपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा है उसमें वो पढ़ा क्यों है आपने, मतलब उसकी जरूरत कहां पड़ी आपको। तो आप क्या कहेंगे, किसी अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हैं। मतलब मान लीजिए एक आपके पास रेजिस्टेंस X है, एक रेजिस्टेंस आपके पास 10 ओम का है, और एक आपके पास 20 ओम का रेजिस्टेंस है, और एक आपके पास 30 ओम का रेजिस्टेंस है। जरा ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा है कि ब्रिज बैलेंस है। ब्रिज बैलेंस का मतलब है बीच के आर्म में अगर यहां कोई भी रेजिस्टेंस या गैल्वेनोमीटर होगा तो उसके अंदर करंट 0 होगा, इसे कहते हैं ब्रिज बैलेंस कंडीशन। तो उन्होंने कहा है कि X की वैल्यू फाइंड कीजिएगा। अगर ब्रिज बैलेंस है तो आप क्या लिखेंगे कि यहां करंट 0 होगा और X/10 20/30 के बराबर होगा। तो X की वैल्यू आपके पास 20/3 ओम के बराबर होगी, ये आंसर। तो अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए आप व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हैं। इसके बाद जरा समझिएगा, इसे प्रूफ करते हैं कि अगर Ig की वैल्यू 0 होगी तो P/Q = R/S के बराबर होगा। जरा ध्यान देंगे, आप बहुत ध्यान से देखेंगे और उसके बाद प्रूफ निकल जाएगा। किरचॉफ जो सेकंड लॉ था उसी का आप यूज करेंगे यहाँ, उसी के यूज से व्हीटस्टोन ब्रिज की इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने मान लिया EMF जो भी बैटरी है उसका कैपिटल E है और उससे I करंट चलता है, और I करंट चलने के बाद आर्म तक तो I करंट ही पहुंचता है। एक तरफ I1 करंट चला जाता है और एक तरफ I2 करंट। I1 में से मान लीजिए आप Ig करंट गैल्वेनोमीटर के अंदर जाता है तो आगे कितना बचेगा, I1 - Ig, और I2 करंट यहां से यहां तक पहुंचेगा, इधर से Ig करंट आएगा, तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, I2 + Ig। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इधर से जो करंट आएगा और जो करंट इधर से जाएगा इस पॉइंट पर मिलेंगे वो आपस में। यहां Ig नेगेटिव है और यहां Ig पॉजिटिव है, तो दोबारा से क्या होगा, दोबारा से I1 + I2 जुड़ जाएंगे, जो किसके बराबर था, I के बराबर।
तो जितना करंट यहां से गया था उतना ही करंट यहां आ जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, करंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पावर एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। जरा ध्यान दीजिएगा, इसे मान लेंगे आप लूप 1 और इसे मान लेंगे आप लूप 2। मैं सबसे पहले किरचॉफ सेकंड लॉ की इक्वेशन लूप फर्स्ट में अप्लाई करूंगा। जो करंट ऊपर से नीचे की तरफ होगा उस करंट के पोटेंशियल डिफरेंस को मैं पॉजिटिव लूंगा, और जो करंट नीचे से ऊपर की तरफ होगा उसके पोटेंशियल डिफरेंस को मैं नेगेटिव में लूंगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है उसके पोटेंशियल डिफरेंस को आप पॉजिटिव लें, लेकिन फिर आपको जो अपवर्ड डायरेक्शन में करंट होगा उसे आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है जी, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा लूप फर्स्ट में इक्वेशन किरचॉफ सेकंड लॉ की इक्वेशंस लगाइएगा। तो आप क्या कहेंगे, यहां एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा PI1, फिर प्लस ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है करंट, ये वाला करंट और ये वाला करंट, तो आप क्या कहेंगे IG इंटू G। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला था, ये अपवर्ड डायरेक्शन में चला था। तो आप इसे क्या कहेंगे, -I2R। और इस लूप के अंदर कोई भी पोटेंशियल सोर्स नहीं लगाया आपने अलग से, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिख देंगे, 0। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद आप इसमें अप्लाई करेंगे किरचॉफ लॉ। ऊपर से नीचे के करंट को आपने पॉजिटिव में रखना था, मैंने कहा था आपको I माइनस IG इंटू Q, और इसमें से आप माइनस करेंगे IG इंटू G और माइनस IG प्लस I2 इंटू S। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां करंट इतना है और रेजिस्टेंस इतना है, तो दोनों का प्रोडक्ट आप इसमें माइनस कर देंगे, और इसमें भी कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ नहीं कनेक्ट किया आपने अलग से, तो इसे भी 0 के बराबर लिखेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चलेंगे, अकॉर्डिंग टू द रूल चलेंगे। मैंने क्या कहा आपको, अगर IG की वैल्यू आप 0 रखते हैं तो आप इस इक्वेशन में जरा 0 रखिएगा वैल्यू। ध्यान से देखिए जरा, इस इक्वेशन में मेरी उंगली देखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट में IG की वैल्यू 0 रखो। IG की वैल्यू जब यहां आपने 0 रखी तो आपके पास PI माइनस PI1 माइनस I2R 0 के बराबर हो गया, और इधर जाकर के I2 प्लस R बन गया। लेट इट बी इक्वेशन थर्ड। इसके बाद मैंने क्या किया, यहां IG की वैल्यू 0 रखी, मैंने IG की वैल्यू यहां 0 रखी, मैंने IG की वैल्यू यहां 0 रखी, तो मेरे पास Q इंटू I1 बचा, और यहां से बचेगा माइनस I2 इंटू S। तो इधर जाकर के I2 भी प्लस का हो गया और S एज इट इज, तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया राइट हैंड साइड जाकर के। इस इक्वेशन को आप फोर्थ मान लीजिएगा, और थर्ड इक्वेशन को इक्वेशन 4 से आप डिवाइड कर दीजिए। तो P अपॉन Q, ध्यान दीजिएगा, I1 से I1 कट जाएगा, I2 से I2 कट जाएगा, R अपॉन S के बराबर आ गया। तो आप क्या कहेंगे, अगर IG की वैल्यू 0 होती है ऐसी कंडीशन में जैसे कि ब्रिज आपको दिखाया गया है, तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S के बराबर होगा। इसके बाद अगर P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S के बराबर पहले से ही है तो IG इक्वल टू 0 101% होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकली होता क्या है, ये तो थ्योरेटिकल था। प्रैक्टिकली ये होता है कि अगर करंट आप मेजर करें P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S होने के बावजूद भी, तो कभी करंट एब्सोल्यूट 0 एम्पियर के बराबर नहीं होता है, 0 एम्पियर नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस के साथ जो वायर लगा है उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, और जरूरी नहीं एग्जैक्ट आप बिल्कुल mm में लेंथ इधर लेंगे और mm में इधर लेंगे। हो सकता है इधर लेंथ आपने वायर की 1 mm फालतू ली थी और इधर 1 mm कम ली थी, उसके कारण क्या होगा, उसके कारण एग्जैक्ट IG 0 नहीं बन पाएगा। ठीक है जी। अब आप एक चीज और समझिएगा, ये जो P रेजिस्टेंस है सिर्फ ये रेजिस्टेंस नहीं, यहां से यहां तक का टोटल रेजिस्टेंस होता है, और जो एक Q रेजिस्टेंस है ये भी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का टोटल रेजिस्टेंस होता है। इस तरीके से ही आपके पास जो R की प्रैक्टिकल वैल्यू होती है वो यहां से लेकर के यहां तक की होती है, और S की वैल्यू आपके पास यहां से यहां तक की होती है। अब मैंने कहा कि एब्सोल्यूट 0 एम्पियर आप फाउंड ही नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हो सकता है 1 mm वायर यहां फालतू रहा हो, या यहां फालतू रहा हो, या यहां फालतू रहा हो, या यहां फालतू रहा हो। तो आप क्या कहेंगे कि भले ही IG की वैल्यू मुझे 1 माइक्रो एम्पियर तक मिल जाए, लेकिन कभी एब्सोल्यूट 0 एम्पियर नहीं मिलेगी। अब 0 एम्पियर लाने के लिए क्या किया जाए? 0 एम्पियर लाने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज को मैक्सिमम सेंसिटिव किया जाए। मैक्सिमम सेंसिटिव कैसे किया जाए? मैक्सिमम सेंसिटिव करने के लिए आपको 4 के 4 रेजिस्टेंसेस की वैल्यू P इक्वल टू Q इक्वल टू R इक्वल टू S रखनी पड़ेगी। CBSE हो या ICSE बोर्ड हो, कई दफा ये क्वेश्चन आ चुका है कि मैक्सिमम सेंसिटिव कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए क्या होती है। तो आप क्या कहेंगे, P अपॉन Q P इक्वल टू Q इक्वल टू R इक्वल टू S।
अगर सोचिए आप ये वायरिंग यहां से यहां तक की इसके बराबर हो जाए और ये इसके बराबर हो जाए और सभी एक दूसरे के बराबर हो जाए, तो वायर इक्वल लेंथ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल, तो रेजिस्टेंस इक्वल तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल। तो यहां इस पॉइंट पर और यहां इस पॉइंट पर दोनों पर पोटेंशियल, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो आप क्या कहेंगे कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर बैलेंस ब्रिज कंडीशन में वोल्टेज बराबर हो जाता है। तो वी ए मैंने ए पॉइंट पर मान लिया वोल्टेज और वी बी मैंने बी पॉइंट पर मान लिया वोल्टेज। अगर आपसे कोई पूछता है कि P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस कंडीशन में ऐसा क्या हुआ कि यहां करंट आना जीरो हो गया, तो आप क्या कहेंगे इस कंडीशन में यहां इस ए पॉइंट पर वोल्टेज बी पॉइंट के बराबर होता है, जिसके कारण दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है और इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन जाती है। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर चार्ज एक्सेलरेट नहीं होते, इसीलिए करंट नहीं होता। ये आप याद रखेंगे हमेशा। इससे बढ़िया एक्सप्लेनेशन अगर आपके पास है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इससे अच्छा भी कुछ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जरा, मैंने आपको कुछ चीजें बताई क्या कि करंट जीरो क्यों हुआ, क्योंकि उस टाइम पर यहां का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज बराबर हुआ। मैंने कहा आपसे कि मैक्सिमम सेंसिटिव कंडीशन क्या होगी, मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम सेंसिटिव कंडीशन ये होगी P इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर इक्वल टू एस। ये दोनों चीज आप याद रखिएगा। मान लीजिए P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस नहीं है और P अपॉन क्यू की वैल्यू मतलब ये अपॉन ये की वैल्यू ये अपॉन ये के बराबर है, तब क्या होगा, सॉरी ज्यादा है, P अपॉन क्यू इज ग्रेटर देन आर अपॉन एस, तब ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द बी पॉइंट। जब यहां का रेजिस्टेंस ज्यादा तो यहां का फॉल ऑफ पोटेंशियल भी ज्यादा। अब अगर आर अपॉन एस ज्यादा होता है पी अपॉन क्यू से, तब बी पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, मतलब बी पॉइंट पर फॉल ऑफ पोटेंशियल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द पॉइंट ए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कि मैक्सिमम बैलेंस कंडीशन क्या होती है, क्यों करंट जीरो होता है, किस कंडीशन में करंट एब्सोल्यूट जीरो होगा, क्यों मैक्सिमम सेंसिटिविटी नहीं आ पाती, क्योंकि वायर की लेंथ इक्वल नहीं ले पाते। तो ये सभी आप याद रखेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे माय डियर। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगा स्लाइड वायर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर।